कोर्ट में केस जाता है तो हर व्यक्ति के सामने सिर्फ एक ही परेशानी होती है कि मेरे केस में क्या होगा। उसकी निगाहें हमेशा जज साहब की तरफ लगी रहती है कि मेरे केस में जज साहब क्या ऑर्डर पास करेंगे, क्या जजमेंट देंगे, वे केस में क्या कंसिडर करेंगे, मेरे केस में कौन से पॉइंट होने चाहिए, मुझे अपने केस को किस तरह से लेना चाहिए, मुझे अपने केस में क्या साबित करना चाहिए कि मैं केस जीतूँ। और वो जज साहब को पसंद आए, अच्छा लगे और वे उसी पॉइंट को कंसिडर करें। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमको ये नहीं पता होता है कि जज साहब केस को किस तरह से देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं और क्या देखकर उसके अंदर जजमेंट पास करते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक के बारे में कि कोर्ट किसी भी केस में कोई भी जजमेंट या ऑर्डर पास करती है तो उसमें वो क्या कंसीडर करती है। कोई अगर एफआईआर है तो उसमें कौन से पॉइंट हैं जो कि कंसीडर किए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों किसी भी केस को कंसीडर करने के लिए कोर्ट हमेशा 4 पॉइंटों को देखती है। उन 4 पॉइंटों के बेस पर ही पूरा का पूरा केस कंसीडर किया जाता है। उसी के बेस पर सज़ा होती है, उसी के बेस पर इक्विटल किया जाता है। सबसे पहला होता है मोटिव। कोई भी क्राइम होता है उसका क्या मोटिव है। जैसे सपोज करो कि आपस में पड़ोसियों का झगड़ा हो गया, उन्होंने एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा दिया, तो एक ने एफआईआर करा दी, दूसरा उसके अंदर एक्यूज है। तो जैसे आप ये देखेंगे ये भी इसमें मोटिव क्या था, मतलब झगड़ा क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। अगर किसी ने एफआईआर कराई है तो उसमें उसके साथ गलत हुआ, भाई कोई वजह थी, कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा था या आसपास का कोई झगड़ा था या कोई पुराना झगड़ा था, कोई पुरानी रंजिश थी या कोई बच्चे का आपस में झगड़ा था या फिर झूठा इल्ज़ाम लगाए तो क्यों लगाया। अक्यूज़ अगर अपने आप को ये साबित करना चाहता है कि मैं इसके अंदर इक्विटल होना चाहिए, मेरे खिलाफ झूठा केस है, तो झूठा केस क्यों लगा, किस वजह से लगा। भाई सामने वाला ऐसे तो केस नहीं लगाएगा, कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई फ्री में दुश्मनी बांधने के लिए आ जाएगा और दुश्मनी बांधेगा। कोई ना कोई वजह होती तभी ये काम होती है। क्या पहले कोई ऐसी रंजिश थी, ये मोटिव ही देखना होता है। ऐसे ही हस्बैंड वाइफ के केस में जाता है। अगर कोई वाइफ अपने हस्बैंड के ऊपर कोई एलिगेशन लगाती है कि मेरे हस्बैंड ने मुझसे डाउरी डिमांड की या फिर कुछ मारा पीटा, कुछ भी कुछ किया, तो उसकी क्या वजह थी, क्या यही थी, क्या डाउरी डिमांड सच में हुई है। अगर कोई हस्बैंड कहता है कि मेरी वाइफ झूठ बोल रही है, तो झूठ क्यों बोल रही है, उसका क्या मोटिव है, क्या वो करेक्टरलेस है, क्या ये है एक हनी ट्रैप है, उसको लूटने के लिए उससे शादी की गई थी या फिर वो अपने माँ किस क्राइम में। हर क्राइम का एक मोटिव होता है कि वो क्राइम क्यों किया गया, किस वजह से किया गया। कोई अगर आप रोड पर चल रहे, कोई आपको लुटेरा लूटता है तो वो पैसे के लिए लूटता है, बेवजह कोई कुछ नहीं करता। तो हर चीज़ की एक वजह होती है, हर क्राइम की एक वजह होती है। उस वजह को ही देखना होता है। कंप्लेंट साबित करे कि वजह सही थी या फिर जो अक्यूज है, जिसको इक्विटल होना है, जो अपना केस लड़ रहा है, वो ये साबित करे कि सामने वाले ने झूठा इल्ज़ाम क्यों लगाया, किस वजह से लगाया। तो जब तक आप ये मोटिव कोर्ट के अंदर प्रूफ नहीं करते हैं तब तक आप केस जीत ही नहीं सकते। ये सबसे मेन पॉइंट होता है किसी भी केस को जीतने के लिए। इसमें सेकंड पॉइंट आता है, वो आती है नॉलेज, कि आपको उस क्राइम की नॉलेज थी या नहीं थी। हालांकि ऐसा बहुत कम केसेस में होता है, लेकिन जानने वाला पॉइंट ये भी है। सपोज कीजिए आपका मोबाइल है, आपके दोस्त ने आपका मोबाइल लिया और किसी को गलत मैसेज कर दिया, चाहे उसकी गर्लफ्रेंड हो या फिर किसी उसको दुश्मन हो, और उसने आपके ऊपर आईटी एक्ट में केस कर दिया कि भाई आपने मेरे को ये गलत मैसेज क्यों भेजा। अब इसके अंदर मुद्दा आता है कि कोई क्राइम हुआ तो उसकी आपको नॉलेज ही नहीं है। अगर आप ये प्रूफ कर देते हैं कि भाई मोबाइल मेरा था, बेशक उससे मैसेज गया लेकिन भेजा दूसरे ने, कोई गवाह को विटनेस ऐसे पेश करते हैं और इस चीज़ को साबित करते हैं कि मेरे को नॉलेज ही नहीं थी, मतलब क्राइम हुआ है मेरी ही चीज़ से हुआ लेकिन मुझे नॉलेज नहीं थी, तो आप उससे बच सकते हैं। ऐसे सपोज कीजिए कि अगर किसी प्रकार का कोई क्राइम करके कोई हथियार है, कोई वेपन है, वो लाकर आपके पास कोई रख कर चला जाता है, या कोई चोरी का सामान आपके पास रख कर चला जाता है कि आप इसको संभालिए, मैं उससे बाद में देखता हूँ। अब चोरी हुई है, वो सामान आपके पास से बरामद हुआ, तो लाजमी है आपके ऊपर केस बनता है। लेकिन अगर आप ये साबित करते हैं कि मुझे नॉलेज ही नहीं थी ये चोरी का सामान है, मैं सोच रहा था कि उसका सामान है, तो इसके ऊपर आपके ऊपर किस प्रकार कोई केस ही नहीं बनता। तो ये नॉलेज बहुत ज़रूरी होती है कि कोई क्राइम हुआ उसकी नॉलेज है या नहीं है। अगर आप ये साबित कर देते हैं कि मुझे इसकी नॉलेज ही नहीं थी, तो आपके ऊपर कोई केस नहीं बनता। दोस्तों थर्ड जो तीसरी चीज़ आती है वो आती है एविडेंस। एविडेंस मतलब सबूत। सबूत गवाह के रूप में भी हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट के रूप में भी हो सकते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रूप में ऑडियो, वीडियो या फोटो। आपको ये साबित करना होता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच है, और उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट है, कोई वीडियो फोटोग्राफ है, या कोई गवाह, कोई विटनेस है जो उसको साबित करे कि आपकी बात सच्ची है। ये दोनों ही पक्षों के लिए होता है, कंप्लेनेंट के लिए भी होता है और साथ में अक्यूज़ के लिए भी होता है। एविडेंस बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर एविडेंस नहीं है तो कोशिश कीजिए कि उसको निकाल कर लाएँ, जहाँ भी छुपा हो, जिस भी रूप में हो, उसको ढूंढे, तलाश करें। सपोज कीजिए वाइफ कहती है कि भी इन्होंने मेरे साथ मारपीट की और घर से निकल जाती है, आपको बेवजह परेशान करती है। पता कीजिए क्या मोटिव है। मोटिव ये है, अगर निकल कर आता है कि वो करेक्टरलेस है, तो पता कीजिए किसके साथ अफेयर है, उसके फोटोग्राफ, कोई सबूत, ऑडियो, वीडियो रिकॉर्डिंग, बहुत सारी चीज़ें।
या कोई विटनेस आपको मिलता है, तो इस तरह से एविडेंस भी आप ला कर देते हैं। आपको मोटिव भी पता होना चाहिए। अगर क्राइम इस तरह का है जो कि आपके चीज़ों के साथ हुआ है या आपके द्वारा करवाया गया है और आपको नॉलेज ही नहीं है, तो आपको वो भी साबित करना होता है। और तीसरा होता है एविडेंस आपको लाकर भी देना होता है। अब इन चीज़ों के अलावा भी एक फोर्थ लास्ट चीज़ और भी है जो कि कोर्ट कंसीडर करती है, वो है इन्वेस्टिगेशन। पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसको, कि पुलिस ने क्या प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की है या नहीं की है। सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति कहता है मेरे घर में चोरी हुई, सामने वाले ने की, एफ रजिस्टर हो जाती है। अब अगर चोरी का सामान ही ना मिले तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुई, साबित ही नहीं हो पाएगा। सामने वाला कहता है किसने मुझे मारा था, किस हथियार से मारा था वो बताया उसने, लेकिन वो वेपन ही ना मिले तो। अगर कोई प्रॉपर उसने कोई आईओ ने किसी प्रकार से कोई विटनेस भी लिया है और वो विटनेस अगर कोर्ट में मना कर दे कि भी पुलिस को मैंने कुछ और बयान दिए थे, यहाँ पर मेरे कुछ और बयान लिखे हैं, तो उससे इन्वेस्टिगेशन छूटी साबित होती है। तो कोर्ट ये भी देखती है कि इन्वेस्टिगेशन अगर प्रॉपर नहीं हुई है तब भी अक्यूज़ को इक्विटल करती है, उसको बेनिफिट ऑफ डाउट अक्यूज़ को ही मिलता है। इसलिए इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी भी केस में मुझे कुछ नहीं मिलता है तो मैं हमेशा इन्वेस्टिगेशन पर ही जाता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन सही प्रॉपर तरीके से नहीं की गई है, इसका बेनिफिट मुझे मिलना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार से कोई भी सबूत मेरे खिलाफ निकल कर नहीं आता, कोई भी क्राइम मेरे खिलाफ निकल कर नहीं आता है, या कंप्लेंट जो भी कुछ बोल रहा है वो चलो ठीक है अपनी तरफ से तो बोल रहा है, लेकिन कोई भी सबूत नहीं है, तो पुलिस ने क्या किया, इन्वेस्टिगेट क्या किया बैठे। अगर इन्वेस्टिगेशन भी अच्छी नहीं हुई है, प्रॉपर नहीं हुई है, उसका लाभ भी अक्यूज़ को ही मिलता है। तो ये भी एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जिसके बेस पर अक्यूज़ मोस्टली इक्विटल होते हैं। मोस्टली अगर आप एफआईआर की केसेस देखें तो उसके अंदर जो जजमेंट में लास्ट में ज़्यादातर में ये चीज़ मिलती है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई थी, कोई ऐसा सबूत नहीं मिला, कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला, इसलिए अक्यूज़ को इक्विटल किया जाता है। तो ये भी बहुत ही मेन पॉइंट है, इसको भी कंसिडर करना चाहिए। दोस्तों अगर आप मुझसे ऑनलाइन एडवाइस लेना चाहते हैं तो नीचे दिए मेरे नंबर 9278-134-2 पर कॉल करके ले सकते हैं। अगर आप मुझसे मीटिंग करना चाहते हैं तो दिल्ली द्वारका कोर्ट में या सूर्य कोर्ट में मेरे चैम्बर में आकर मुझसे मीटिंग कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी साथ, तब तक के लिए नमस्कार।